हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी बढ़िया चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे। और आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल यूट्यूब टुडे ट्यूटोरियल में। बच्चों, लास्ट क्लास में हम सेल टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और हम लोगों ने एक बेसिक परिभाषा और सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिनके बारे में हमने बेसिक नॉलेज ली थी। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और हम आज एक एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। आपको लगेगा कि आपके सिलेबस में ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम मिलेंगी, क्योंकि हमारा बेसिकली टारगेट क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है। तो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। जब आप एग्जाम में आप पढ़ोगे और लिखोगे तो आपको एक अलग लेवल के चीज़ें देखने को मिलने वाली, आपके मार्क्स अपने आप इन्हेंस होने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हम उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कल्पना करो कि जब अर्थ बनी होगी, सूरज से अलग हुई है अर्थ अभी जल्दी जल्दी, और धरती पर ना इंसान है, ना कोई प्लांट है, ना वो आपने देखा है कि डायनासोर थे, ना वो है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एक वीरान सी धरती पड़ी हुई है। उस पर फिर भी उस धरती पर सबसे पहले कुछ जीव आए हैं, बहुत छोटे जीव आए हैं, उन जीवों को प्रोकैरियोट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रोकैरियोट्स। ये पहले जीव हैं जो धरती पर आए हैं, इसलिए उन्हें जीवन का आधार कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो जीव हैं, इनको आप एक हिसाब से कहते पूरे हमारे बायोलॉजी के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो हम आज उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन्हीं के बारे में एक विस्तार से जानने वाले हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेल, दो टाइप की सेल्स होती थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये दो बात हमने पढ़ी थी, उनके बारे में बेसिक नॉलेज। तो आज हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो आपको क्या पता है कि हमारी शरीर में हमारे साथ साथ करोड़ों जीव और भी रहते हैं। आपको लगता है अरे कैसे? हमारे ये जीव जो होते हैं ना, वो ना तो हमारे दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं, लेकिन हमारे साथ रह रहे होते हैं, और वो कुछ हमें मदद भी करते हैं, कुछ हमें नुकसान भी करते हैं, और हमारे साथ साथ वो अपना जीवन चला रहे होते हैं। तो क्या बता सकते हैं वो कौन से जीव होते हैं? कमेंट में आप बताइएगा कि वो जीव, उन जीवों को क्या कहते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं, जिनकी सेल यूनिसेलुलर, एक सेल की बनी होती है, और बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और हाँ, कह सकते हैं आप उनको, उनमें टाइप्स दो होते हैं, बैक्टीरिया और आर्किया, उनके दो टाइप्स में होते हैं। तो आज हम उन्हीं बैक्टीरिया, आप बैक्टीरिया नाम बहुत आसान से सुना है, प्रोकैरियोटिक हम नहीं सुनते हैं, लेकिन बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, और एक अच्छे लेवल तक कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, कैसे हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। और आपको एक ऐसा सीखने में को मिलेगा जो आपकी बुक्स से इनहेंस लेवल पर लेके जाने वाले हैं, क्योंकि बेसिक आपकी बुक्स में वही था जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आगे आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक को सबसे सरल और प्राचीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें सच्चा केंद्रक नहीं होता। सच्चा मतलब ट्रू, मतलब डेवलप्ड जो होता है, ट्रू क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता इनके अंदर, डेवलप्ड वो नहीं, बहुत पहले टाइप की। क्योंकि इस थोड़ा सा, चलो पहले तो और समझाते हैं अच्छे से कि जो ये वर्ड है प्रोकैरियोट, इसको तोड़ते हैं। इसमें दो वर्ड्स आते हैं, प्रो और कैरियोट। तो दो शब्द से मिलकर बना हुआ, लिखे हुए प्रो एंड कैरियोट। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, लिखा है, मैं लिख देता हूँ, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब समझते हैं आप लोग? प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत पुराना, आदिम, जो आदिवासी टाइप का, जो पहले का, या बिफोर भी वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, बहुत पहले का, बिफोर। ठीक है, प्रीमिटिव न्यूक्लियस के पहले का। इनके इस सेल्स में कल पढ़ा था हमने कि इनके न्यूक्लियस नहीं होता है, होता भी है तो डेवलप्ड नहीं होता है। और क्रेयन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का वर्ड होता है। तो ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है और वो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। तो वही डिफिनेशन में आपको देखने को मिलता है कि जिनमें केंद्रक नहीं होता और
एक चीज़ और कल हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि उनके अंदर जो झिल्ली बंद मेम्ब्रेन को, जो अंदर उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके जो ये सेल हो गए आपके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स, उनके ऊपर ये कवर नहीं होता, ये ऐसे खुले पड़े रहते हैं उसके अंदर, सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन तो ऑर्गेनल्स कवर्ड मेम्ब्रेन से नहीं होते हैं। ऐसी सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ये डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में देखी भी थी, ये बेसिक हम लोगों ने पढ़े। एग्जाम्पल्स में इनका सबसे फेमस जो हम लोग सुनते हैं, जो फेमस उसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, बैक्टीरिया ही है। और आपको बताते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। वो हमारी डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, हमारी भोजन को पचाने में हेल्प करता है। हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि हमारे साथ रहता है, ये गुड होता है। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं, कुछ हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। तो ये हमारा यूजफुल बैक्टीरिया है। अब ये इमेज आपको दिख रही होगी, ये इमेज में आप देखिएगा कि कहाँ क्या है। ये इसका न्यूक्लियस है, जो कवर देखो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, ये इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। वैसे नॉर्मली इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन कवर्ड होती है ऑर्गेनल्स के ऊपर, जो इसको बना ढक के रखती है। जिसके अंदर जो डीएनए भी, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, डीएनए भी ऐसे ही इसमें साइटोप्लाज्म, ये जो पूरा व्हाइट कलर का दिख रहा है इसमें लिक्विड में, ये यहाँ पे उसी में ऐसे खुला पड़ा रहता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ भी चुके, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जो हमने आपको एग्जांपल दिया था कि वो हट से आपका एग्जांपल दिया था कि हट थी आपकी, इसमें सब कुछ ऐसे खुला पड़ा रहता है। किचन कहाँ है, कहाँ बेडरूम है, ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ी थी हमने। तो यहाँ सब कुछ बस बाहर से थोड़ा सा कवरिंग होती है, सेल वॉल और उसे कवर होती है, और अंदर सारे ऑर्गेनल्स ऐसे खुले पड़े रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। तो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होती, लेकिन हाँ लेकिन ये वो हैं जिन्होंने लाइफ की स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब लाइफ स्टार्ट हुई तो यही आए थे सबसे पहले। प्रोकैरियोटिक सेल्स सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुरानी सेल्स कही जाती हैं। अब आप बताइए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, अब बताइए कि इस धरती पर सबसे पहले ऑक्सीजन आई या पहले जीवन आया? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर करिएगा कि हमारी धरती पर पहले क्या आया था, लाइफ पहले आई है, पहले ऑक्सीजन आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं चीजें। अब टाइप्स, अभी आपको उस प्रश्न का आंसर आपको अब मिल जाएगा, लेकिन आप अभी कमेंट में बता सकते हैं। अब टाइप्स पे आते हैं। दो टाइप के होते हैं। पहला बैक्टीरिया होता है, यहां लिख देते हैं बैक्टीरिया, और दूसरा आर्किया। दो टाइप के हमारे प्रोकैरियोट होते हैं, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया हम हमारे लाइफ में सुनते आते हैं, ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया, कितने सारे, दो हार्मफुल भी होते हैं। तो उनका हम फंक्शन पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ने वाले। पहले बैक्टीरिया क्या है। अब जो ये हैं, इनके अंदर क्या होता है, सबसे सिंपल है। सबसे बात अच्छी है कि ये हर जगह आपको मिल जाते हैं। इस धरती पर सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाले जीव यही हैं, और हर जगह आपके आसपास, आपके हाथ पैर, हमारी बॉडी के अंदर सब कहीं दिखाई देते हैं। सामान्य कंडीशंस में, चाहे जल हो, पानी, कहीं भी आपको मिल जाते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में कहीं भी रह सकते हैं। सबसे सामान्य और व्यापक है, मतलब कहीं भी मिल जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, मिट्टी, पानी, हवा और अन्य चीज़ों के अंदर। ये चीज़ें दो तरीके के होते हैं, हानिकारक भी होते हैं जो रोग में फैलाते हैं, अभी उनके बारे में बताएंगे, और फिर दूसरे लाभदायक जैसे हम दूध से दही बनाने में, अभी हमने ई कोलाई के बारे में पढ़ा। ई कोलाई बैक्टीरिया ये क्या है, आपको देते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ये हमारे आपने टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस, उसमें बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज बहुत सारी होती हैं, टिटनेस, ये सब। तो बहुत सारी डिजीज भी फैलाते हैं बैक्टीरिया। एक सेकंड, सॉरी। तो पहला टाइप है हमारा बैक्टीरिया सामान्य कंडीशंस में मिलेंगे, कहीं भी आपके आसपास हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल सिंपल बैक्टीरिया, सिंपल प्रोकैरियोट्स हैं जो सामान्य कंडीशंस में उनको दिखाई देते हैं। और आपको एग्जांपल्स, दूध से दही बनाने के लिए भी उनका यूज़ होता है। लैक्टोबैसिलस नाम का पाया जाता है दूध से बनाने के लिए, हाँ ये लिखा, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो दूध से दही बनाने के लिए जरूरी होता है। अगर वो नहीं है तो दूध से दही बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गई। अब आते हैं इस दुनिया के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने वाले जीव। आप
जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना, इनके बारे में भी सुनेंगे, तो आपको लगेगा अरे कितने, हमको लगता है कि सबसे असली योद्धा तो यही हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, इनको कहीं भी रख दो, इवन कहाँ, चाहे बर्फ के अंदर डाल दो, चाहे इनको ज्वालामुखी, कहा जाता है कि ये ज्वालामुखी के मैग्मा तक में जीवित रह सकते हैं, इतने ये स्ट्रांग हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, इन्वायरमेंट इनका एक्सट्रीम होता है। सेल वॉल लैक्स, इनकी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो प्रोकैरियोट्स की सेल्स होती है नॉर्मली पेप्टिडोग्लाइकन से सेल वॉल बनी होती है, अभी जब हम पढ़ेंगे सेल वॉल तो हम बताएंगे लेकिन जो ये आर्किया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें ये कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं नमकीन पानी, सैलिनिटी समुद्र में कहीं भी नमकीन कितना भी पानी हो वहाँ रह लेते हैं। जैसे आपने डेड सी का नाम सुना है ना, डेड सी, कि वहाँ डेड सी उसको क्यों कहते हैं, डेड सी का नाम सुना है आपने, कि वहाँ उस सी में कोई लिविंग बीइंग नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि इतना उस पानी के वाटर की जो सैलिनिटी है, मतलब नमक की मात्रा है, वो इतनी ज़्यादा है कि वहाँ कोई जीवन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये लोग वहाँ मिलने वाले हैं, कौन? आर्किया। ये इतना स्ट्रांग है, किसी भी कंडीशन में रहने के लिए इसके अंदर ताकत है, ठीक है। ये उनके तुलना में थोड़ा सा अपग्रेड लेवल के हैं, और हमारे मतलब जो यूकैरियोट्स हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे अगला उसको, तो यूकैरियोट्स के थोड़ा पाए जाते हैं कि ये थोड़ा इनका थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ये यूकैरियोट्स के थोड़ा सा निकट पाए जाते हैं। अब आपके लिए एक और प्रश्न है कि मान लो हमारे साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि लाइफ ढूंढते रहते हैं ना प्लैनेट्स पे, किस प्लैनेट पे लाइफ है। आप पढ़ते होंगे न्यूज़ में कि अर्थ जैसा प्लैनेट मिला, वहाँ लाइफ पॉसिबल है। तो लाइफ पॉसिबल है तो आप किसी भी प्लैनेट पे जाएंगे तो इंसान तो मिलने वाले हैं नहीं ऐसे नॉर्मली, तो वहाँ पर सबसे पहले आप किसको ढूंढेंगे? किसको ढूंढेंगे आप? सबसे पहले इन्हीं को ढूंढेंगे कि आर्किया है कि नहीं है वहाँ, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में कोई भी कंडीशन हो, ये आदमी वहाँ बैठा होगा, ये रह सकता है। बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन थोड़ी सी एक्सट्रीम होगी, वो सब मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं मरता और ये वहाँ हो सकता है। तो अगर ये मिल गया तो इसका मतलब है कि लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो हम चाहे मार्स की बात करें, मून की बात करें, तो हम इनकी सर्च करते हैं, इनको ढूंढते हैं कि मिलने वाला है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ। अब आते हैं हम लोग किस पे, उसकी संरचना पर। ये इमेज देखिए आप लोग थोड़ा सा, उसके ऑर्गेनल्स की किस किस से मिलके एक प्रोकैरियोटिक सेल्स की। आपको दोनों चीजें समझ में आ गई कि बैक्टीरिया दो टाइप के, यूकैरियोट जो प्रोकैरियोट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे आर्किया होते हैं। बैक्टीरिया सिंपल कंडीशंस में रहते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में जल पृथ्वी कहीं भी आपको नॉर्मल परिस्थितियों में आपको मिल जाएंगे आसानी से, और बहुत भारी संख्या में होते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हमारे अर्थ के ऊपर इन्वायरमेंट जो है वो सिंपल ही नॉर्मल कंडीशंस पाई जाती है। इन्वायरमेंट अच्छे इन्वायरमेंट में कहीं मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका आर्किया है वो उसका एडवांस लेवल है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी कंडीशंस में रहते हैं। तो बच्चों क्या आप एक चीज़ और भी कि आपको आर्किया से आपने कुछ सीखा? क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा? आपको उसे सीखना चाहिए। कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस हों, आपको घबराना नहीं है, उन परिस्थितियों से लड़ना सीखना है। वो इतना छोटा सा जीव है, इतना कमज़ोर है, अभी पढ़ा कि ये बिल्कुल अनडेवलप्ड है, फिर भी वो उन कंडीशंस में रह सकता है कि वहाँ अपने आप को सर्वाइव कर ले जाता है। तो आपको परिस्थितियों से कभी नहीं घबराना है, आपको स्ट्रांग बनना है। परिस्थितियाँ आपको परेशान नहीं कर सकती। अगर आपकी दृढ़ शक्ति है, आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपको कौन सिखाता है? आपको सिखाता है आर्किया। आते हैं अपने, इसको देखते हैं हम लोग। अब इसमें देख रहा है आपको, ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोइड, क्या क्या कौन कौन से अभी देख लेते हैं, फिर हम वहाँ पढ़ने वाले। तो आपकी ये हो गई, ये बाहर जो कवर है इसके ऊपर बिल्कुल बाहर, तो ये कैप्सूल है, मतलब उसको कवर करके रखता है, ठीक है। उसके जस्ट कैप्सूल वही उससे जस्ट ऊपर ही होती है, कैप्सूल कह सकते हैं, और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, रुक जाओ कलर चेंज करते हैं, फिर से समझाते हैं, एक सेकेंड रुक जाना, ठीक है। तो चले, ये हो गया आपका, ध्यान से दिख रहा है ना, ये हो गया, ये आपका कैप्सूल जिसके अंदर पूरा कवर है। जैसे आप एग्जांपल कह लो कि आपका जो एग होता है, एग भी एक सेल है ना, जैसे वैसे भी ये सेल है, तो ऊपर जो कवरिंग है वो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है, वो यूकैरियोट है। लेकिन आपको समझने के लिए आपको ध्यान रखना है,
उसके जस्ट ये हो गया, उसके बाद आपको दिख रहा है ना, ये इसके जस्ट नीचे वाला ये वाला स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर से कर रहे हैं हम, ये वाला, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेल वॉल हो गया। ये क्या हो गया, ये सेल वॉल हो गया। सेल वॉल अभी पढ़ेंगे। फिर ये तो आपका बताया था हमने, ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, पढ़ा हुआ है ऐसे। बाकी ये न्यूक्लियस हो गया। ये ऊपर जो तुमको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं कांटे जैसे, ये क्या है, इनको पिली बोला जाता है। अभी पढ़ेंगे इनके बारे में अगली क्लास में। और ये जो यहाँ पॉइंट्स जैसे दिख रहे हैं ये सब, ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। ये जो इसके अंदर सारी सेल के अंदर एक सेमी लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो भरा होता है, तो वो जिसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं उसमें, तो उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये जो पूंछ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो पूंछ जैसा दिखाई दे रहा है, ये इसको क्या कहते हैं, फ्लैगलम। ठीक है, इतने ये इसके क्या हैं, पार्ट्स हैं। इतने चीज़ों में जो डिवाइड होता है, इतने उसके ऑर्गेनल्स हैं, इतने चीज़ों से मिलके एक प्रोकैरियोटिक सेल बनी होती है। इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं, आगे पहुँचते हैं। पहला है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल जैसे हमने कहा, आप देखते हैं जैसे एग्जाम के लिए जैसे अंडे के ऊपर एक कवरिंग होती है, तो वैसे ही स्ट्रक्चर होता है। सेल के ऊपर, हर सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। और बैक्टीरिया में तो क्या था, पेप्टिडोग्लाइकन नाम की पदार्थ से बनी होती है जो बैक्टीरिया में, लेकिन हमने बताया था कि आर्किया में ये नहीं पाया जाता। आर्किया में वो दूसरे पदार्थ से बनी होती है, लेकिन बैक्टीरिया में उसका जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन नाम के, ये आपको नोट कर लेना कि किससे बनी होती है। ठीक है, इनका बाहर, क्योंकि बाहर वाला कवर है तो वही वो चीज़ लिखी हुई है। दो तरह ये हो गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इनके अंदर क्या होता है कि इनकी थोड़ी जो सेल वॉल होती है थोड़ी सी, पॉजिटिव का मतलब है प्लस, ज़्यादा मोटी होगी, थोड़ी सी मोटे होगी। मोटी पेप्टिडोग्लाइकन परत होती है, क्रिस्टल वायलेट रंग को रोकती है। और जो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये थोड़ा सा पतली होती है, ग्लाइकन की लेयर थोड़ी सी, ये डेंसिटी उसकी मतलब थिकनेस के लिए है। पॉजिटिव के लिए जो होगा वो मोटी के लिए होगा, नेगेटिव उसके लिए होगा। ठीक है, ये हो गया। ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ये जो आपको दिख रहा है ये बाहर वाला कवर, इसको अंदर ये उसके ऑर्गेनल्स हैं, इसके चारों तरफ ये जो ये आपको दिख रही है कि ये है आपकी सेल वॉल है। ठीक है, आपको समझाने के लिए है, ये चीज़ें आप देख लीजिए। साइटोप्लाज्म जो ये लिक्विड जैसा अंदर भरा हुआ है। आगे चले, अब आते हैं, मिलते हैं किससे, ये कौन, ये हम किसी भी सेल का क्या है, ये वॉचमैन है। वॉचमैन कह लो, ये गेट कीपर है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या आएगा क्या नहीं जाएगा, मतलब सेल के अंदर क्या आएगा क्या नहीं जाएगा, किसको अंदर लेना है किसको बाहर लेना है, ये डिसाइड करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल के ऊपर होती है, इनमें पूरी अच्छी डेवलप्ड नहीं होती लेकिन होती है। जस्ट सेल वॉल के जस्ट नीचे, सेल वॉल के जस्ट नीचे, देख लीजिए एक बार फिर से, हम लोगों ने देखी थी, कहाँ थी, ये जस्ट थी, ये वाली है ना, ये वाली दिख रही है, जस्ट उसके, ये सेल वॉल हो गई आपकी, और जस्ट उसके नीचे वाली क्या हो गई, ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चीज़ें दिख रही हैं, आओ चलो पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये उसकी इमेज है, ये उसका स्ट्रक्चर दिखाया कि कितने लेयर्स में कैसे होती है, कैसे चीज़ें अंदर जाती हैं। तो आप इमेज देख लो, ये चीज़ इन सब चीज़ों से मिलके वो बनी होती है। चलो पढ़ते हैं। सेल वॉल के जस्ट नीचे, इसका काम बस वही है कि कौन सी चीज़ को अंदर से बाहर, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा कौन सा अंदर आएगा, यही डिसाइड करती है। जितनी भी चीज़ें जो सेल को नुकसान देने वाली होती है, जो एक्स्ट्रा एक्सक्रेशन करना होता है, जब रिस्पिरेशन होता है उसके अंदर, तो जो नेगेटिव चीज़ें या तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो उसको रिलीज़ करना, ये सब इसका काम होता है। बाहर से एनर्जी को अंदर जाने के लिए पास आउट कर देती है। उसके नीचे की अर्धपारगम्य झिल्ली है। फास्फोलिपिड, फास्फो का मतलब, लिपिड का मतलब क्या हुआ, फास्फोरस, फास्फोरस प्लस लिपिड। लिपिड हम बोलते हैं किसको, जो चीज़ फैट की बनी हो, किससे बनी हो, फैट। तो जो चीज़ फैट से मिलके बनी होती है उसको
फास्फोरस और लिपिड से मिलकर बना हुआ, इसे फास्फोलिपिड डबल परत है, प्रोटीन मतलब, और प्रोटीन और इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है। फास्फोरस, लिपिड एंड प्रोटीन, 3 चीज़ों से ये मिलकर बनी होती है। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जहाँ, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो जो रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पॉइंट है, वही सारी एनर्जी करता है जो भी हम खाते हैं, एनर्जी फाइनली रेस्पिरेशन वही होता है, और उस रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहाँ तो वो है ही नहीं, तो फिर वो रेस्पिरेशन इसी मेम्ब्रेन पर ही होता है, इसी मेम्ब्रेन पर यही सारी एनर्जी, सारी जो कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है ये सब चीज़ों को रिलीज करती है, यहीं से बना के वो पूरी सेल को एनर्जी देती है। ठीक है। इसलिए रेस्पिरेशन कहाँ होता है, यानी प्रोकैरियोट्स में। ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वहाँ पर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो फिर यही होगा, कहाँ होगा, आपका मेम्ब्रेन पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, अब आ गए हम साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो पूरे सेल के अंदर लिक्विड टाइप का भरा रहता है। जैसे आप अगर रियल लाइफ में देखें तो जैसे आपने हनी देखा होगा ना, क्यों ये हनी लाइक हो गया, जैसे इसमें हनी है तो हनी देखा है आपने ना, और इसमें वाटर है। अगर आप इसमें कुछ चीज़ें डालें, कुछ पत्थर जैसे, स्टोन जैसे, या कोई चीज़ जो तैरने वाली है, और कुछ इसमें डालें, दोनों को आप जब आप मूव करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, जो ये वाला है हनी वाला, इसमें जो उसके अंदर जो पदार्थ पड़े हुए वो थोड़ा स्लो मूवमेंट करेंगे और आपस में जल्दी टकराएंगे नहीं। बट इसमें क्या होगा, वाटर वाले में जल्दी हिलाओगे तो फिर क्या होगा, चीज़ें जल्दी जल्दी आपस में टकराएंगी। तो इसीलिए ये सेमी लिक्विड होता है, और ये ऑर्गेनल्स हैं, ये जो आपस में दौड़ रहे हैं इसमें, तो जब हम मूवमेंट करेगा वो, तो ये मूवमेंट ये भी तो करेंगे, तो एक दूसरे से टकराए ना, इसलिए तो टकराते भी तो बहुत स्लो स्पीड में, जितनी स्लो स्पीड में टकराएंगे तो उनमें नुकसान नहीं होता, इसलिए ये सेमी लिक्विड होता है, जेली जैसा होता है, और इसी में सारे ये वो पड़े रहते हैं। क्या आपके सारे सेल के ऑर्गेनल्स इसी में पड़े रहते हैं। तो यहां तक चीजें हो गई। आज हमने 3 ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा है, हम आगे और भी पढ़ेंगे। तो अब बच्चों एक चीज बताइए कि अभी हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न, कि उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा और मैं बताता हूं कि जब पृथ्वी पर जीवन आया, क्योंकि पहले कौन आया था, पृथ्वी पर जीवन नहीं था, क्या ऑक्सीजन पहले से थी, तो नहीं थी। ये जो आपके साइनोबैक्टीरियाज थे, बैक्टीरिया आए पहले, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। तो वो उन्होंने क्या किया, जब वो आए तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस करी, और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के रूप में ऑक्सीजन आई है धरती पर, ना कि लाइफ के बाद ऑक्सीजन नहीं आई है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लाइफ पहले नहीं आई, पहले आई है कि ऑक्सीजन, तो लाइफ पहले आई है, ऑक्सीजन बाद में, यानी कि ऑक्सीजन रिजल्ट है लाइफ का। तो यही जो आपके जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया सबसे धरती पर पहले आए, सिंपल वाले, फिर वो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्लांट, उन्होंने जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे अभी, और आगे आएंगे चीज़ें। तो वो क्या कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना सकते थे, और वही प्रोसेस ने इस धरती पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया और जीवन आ गया। तो आप, उम्मीद है आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रखते हैं। अच्छा, कुछ बचा हुआ है, अच्छा कोशिका को, हाँ उसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं, हमने बता दिया, वही चीज़ें लिखी हुई जो भी पढ़ा है, कि कोशिका को भरने वाला जेल जैसा द्रव, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें 70S राइबोसोम्स, एंजाइम, पोषक तत्व, सब अपशिष्ट पदार्थ घूमते रहते हैं। ये 70S करो, ये सर क्या है, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जब राइबोसोम्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो अभी ये आएंगे। तो 2 टाइप के पाए जाते हैं, वही चीज़ झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते, ये तो उसी से होना ही होना। सभी जो जितने भी जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं, ये क्योंकि सारी एक्शंस इसी के अंदर हो रहे हैं। अब जो ये रियल लाइफ से आपने देखा होगा कि दूध से दही बनाना, अभी एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दूध से जब दही बनाते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि उसमें वो दही बन जाता है। तो यही जो ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म जब उसमें बैक्टीरिया बनता है लैक्टोबैसिलस, तो साइटोप्लाज्म
ही उसमें अपने आप को डिफ्यूज़ कर देता है और ये जैसे ही दूध में मिलता है और दूध दही में बदल जाता है। तो मेनली इसी का उसमें ऐसे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो उसको दही बना देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो इतना आज तक के लिए इतना ही रहेगा और नेक्स्ट क्लास में आगे और नेक्स्ट करें, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हमें लगता है, क्योंकि ज़्यादा लंबी कर देंगे तो ऑर्गेनल्स और चीज़ों के बारे में पढ़ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो एक क्लास और होगी जो हम प्रोकैरियोटिक के लिए, और उसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और उन लोगों बच्चों के लिए थोड़ी सी एक छोटी सी सूचना है जो हमारे आसपास के हैं, जो लखनऊ के आसपास रहने वाले हैं, जो यहाँ ऑफलाइन क्लास शुरू कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जो चाहते हैं ज्वाइन करना, जिनको क्लास अच्छी लग रही हो, आसपास के रहने वाले हैं, तो आके यहाँ आप रह सकते हैं। उनके लिए छोटी सी सूचना है। बाकी आप लोग तो यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो ऐसा करने के लिए। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगली क्लास के लिए हम आशा है आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और नई चीज़ें सीखने को नहीं। आज की क्लास जो थी वो ना कि एक लेवल थी। आप जब आप बुक्स में पढ़ोगे तो इतना डीप में जाके नहीं है, एग्जाम्पल्स देके वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो छोटा नहीं है, हम लोगों ने तो बड़ा सोचा है ना, तो बड़े स्टेप्स लेने के लिए हमको थोड़ा सा गहराई में जाना होता है। मोती कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई में मिलते हैं, इसलिए थोड़ा सा गहराई में जाके तो अच्छा नॉलेज, जब आप कहीं भी खड़े हो जाएं तो आप जब बोलें तो आपको लगे कि यार इसको नॉलेज है। आप अपने एक लेवल ऊपर चलिए, एग्जाम में लिख आएंगे। आप जब इतनी चीज़ें पढ़ के जाएंगे उसका आप 50% भी अगर चीज़ें एग्जाम में लिख देंगे तो मार्क्स आपको फुल में फुल मिलने वाले हैं। क्योंकि इतना गहराई से मुझे लगता है किसी ने प्रोकैरियोट नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी भी इसमें चीज़ें बाकी हैं, अभी उसके ऑर्गेनल्स बाकी हैं ना। हमने 3 क्लास पढ़े हैं और आगे नेक्स्ट वन में आगे जो बचे हुए वो पढ़ लेंगे। इस आज के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में। अपना अनुशासन और कंटिन्यूटी 2 चीज़ें आपको सफल बनाती हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। धन्यवाद, टेक केयर।